नमस्कार दोस्तों। मैं ब्लैक एंड व्हाइट पॉडकास्ट से अर्चित जैन। आज ब्लैक एंड व्हाइट पॉडकास्ट का एपिसोड 8 है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता निशिकांत मोहपात्रा जी हैं। ये अभी आप फिलहाल में उड़ीसा के कन्वीनर हैं। अलॉन्ग विद दैट ही इज अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी ऑल्सो। तो अभी जो है आज हम इनकी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में जानेंगे और एक पॉलिटिक्स में यूथ कैसे एंटर होता है उसके बारे में जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो पे ब्लैक एंड व्हाइट पॉडकास्ट पे। तो सर पहले सर आपका इंट्रो हो जाएगा आपके जवानी से। मैं निशिकांत हूँ और जब मैं अपना एमफिल पीएचडी कर रहा था जेएनयू से 2003 में मैंने अरविंद जी का साथ आया और उस टाइम परिवर्तन का काम चल रहा था, राइट टू इंफॉर्मेशन का। तो मैंने भी उनका साथ परिवर्तन ज्वाइन किया और जो सूचना की कानून है उस पर काम किया सुंदर नगरी में। वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका बाद 2005 में मैंने वही सूचना का अधिकार का काम उड़ीसा में करने का सोचा कि दिल्ली में जो एक्सपीरियंस हुआ उसको लेके उड़ीसा में चला जाऊं। और उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा राज्य है, तो वहां से मैं इस काम को आगे लेने की सोचा। और अरविंद जी का इंस्पिरेशन ऐसा रहा कि उसका बाद मैंने जॉब करने का भी सोचा नहीं है कि कोई जॉब करूं या अपना फैमिली का गुजारा मेंटाऊं। ये सारे चीज छोड़ के मैंने आ गया 2005 में उड़ीसा। और उड़ीसा में यहाँ पे युवाओं को लेकर मैंने उड़ीसा सूचना अधिकार मंच का एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसका थ्रू उड़ीसा में काफी सूचना के अधिकार के कानून पर काम किया। लगभग 2000 यूथ को ट्रेनिंग दिया और गांव-गांव घुमा, वो काम हुआ। उसके बाद जन लोकपाल का आंदोलन आया और अरविंद जी ने फिर बुलाया कि निशिकांत, इसमें आपको काम करना है और इस मूवमेंट को बड़ा बनाना है और जन लोकपाल कानून लाना है। तो हम लोगों ने उड़ीसा से हमारा पूरा टीम उसमें ज्वाइन किया। उसका बाद पार्टी बना, तो उसी चलते चलते पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया। तो पार्टी उड़ीसा का जो टीम है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अभी काम कर रहा हूँ। ओके सर। तो सर तो आपने जैसा बताया लोकपाल आंदोलन के बारे में, तो तब से आपने पॉलिटिक्स में एंटर हुए या फिर मतलब आप उस टाइम पे आपकी क्या भूमिका रही और कैसा था लोकपाल का आंदोलन, वो आप एक्सप्लेन करेंगे? लोकपाल कानून को लेकर हमने यहाँ भुवनेश्वर में अनशन में बैठे और अनशन में बैठने के बाद मैंने देखा बहुत सारे लोग जुड़े और उड़ीसा में इवन जो ट्राइबल एरियाज है, डिफरेंट एरियाज है, लोगों ने अपने आप निकल आए और उन लोगों ने इस आंदोलन को आगे लिया। तो जब आंदोलन एक तरह से खत्म हो गया उसके बाद हमने सोचा कि उड़ीसा में जो लोग डिफरेंट एरियाज में आंदोलन कर रहे थे उनको एक चेन में लाया जाए और सबसे बात किया जाए। तो मैं और मेरा 15 साथी, हम 16 लोग एक टीम बनाए और एक गाड़ी हायर करके हमने पूरा उड़ीसा का 30 डिस्ट्रिक्ट है, तो 34 दिन हमको लगा पूरा उड़ीसा को ट्रैवल किए। जहां जहां पे आंदोलन थोड़ा चलता था उन लोगों को कांटेक्ट किए, संपर्क में आए और जन लोकपाल आंदोलन का जो फाउंडेशन है एक तरह से उड़ीसा में एक नया ऊर्जा तैयार किया, युवाओं को जोड़ा, डिफरेंट सेक्शन से लोग आए और उन्हीं लोगों के साथ बैठ के हम लोग सोच रहे थे कुछ नया करने का और उसमें पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ। तो हम लोगों का अंदर एक विचार चला कि पार्टी में चला जाए क्या। कुछ साथी ने निर्णय लिए नहीं, हम लोग पार्टी में नहीं जाएंगे, अपना सोशल वर्क जारी रखेंगे। और हम लोगों ने जो अरविंद जी को काफी दिनों से जानते थे, उनका सूचना के अधिकार का कानून का काम देखे थे, आईएसी मूवमेंट का काम भी देखे थे, हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि नहीं, उड़ीसा जैसा पिछड़ा राज्य में एक विकल्प राजनीति का जरूरत है
और हम लोग इकट्ठा मिलकर एक नया राजनीति बनाएंगे और अरविंद जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को यहाँ पे स्थापना की। तो सर आपका दिल्ली जाना भी हुआ था क्या उस टाइम पे, मतलब जब हाँ, अरविंद जी का मैं तो अक्सर लोकपाल जाता ने? आता रहता हूँ और हाँ आंदोलन के हाँ। टाइम में भी गया था। जब 2014 का चुनाव हुआ उसमें भी हाँ दिल्ली में हम और हमारे साथी ने काफी अच्छे कैंपेनिंग किए थे, और या उसके बाद 19 में भी कैंपेनिंग किए थे। ओके। तो अभी मतलब जब जब दिल्ली में जरूरत पड़ी है हमारा टीम वहां हम्म। पे काम किया है। अच्छा, तो मतलब आप अरविंद केजरीवाल जी के एक तरीके से खास रह चुके हैं और रहे हैं, और उड़ीसा में आप पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को सक्रिय बनाने में लगे हैं। उड़ीसा में तो सर अभी काफी हम्म, या श्योर, काफी प्लीज जो कंटिन्यू या हाँ, या बोलिए। दैट्स। तो सर मेरा ये मतलब बोलना एक है क्वेश्चन आता है लोगों के बीच में कि मतलब आम आदमी पार्टी और बाकी पॉलिटिक्स पार्टी में क्या डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है आज। बिकॉज यू गाइज देखिए, ऑल्सो डूइंग, मतलब आप लोग भी विकास के कार्य तो कर रहे हैं, बट विकास के कार्य के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कुछ न्यूज में सुनने में आता रहता है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मतलब ऐसा क्या ये डिफरेंस आप लोग कर रहे हैं जो, और या हम लोग विकास का जो काम कर रहे हैं या वो जो दिखता है उसे एक बड़ा काम है। क्या दिखता है और कैसे उससे भी ज्यादा बड़ा काम है। देखिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स किसके लिए करते हैं? वो पॉलिटिक्स अपने लिए करते हैं, अपना पार्टी के लिए करते हैं। और जो व्यवस्था या बनी हुई है वो व्यवस्था को बना रखने के लिए वो राजनीति करते हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो राजनीति है वो व्यवस्था जो चल रहा है उसको नए तरह से बनाने का राजनीति है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सर। अक्सर डिफरेंट स्टेट्स में ये चलता है कि एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन कैसे अच्छा हो? ज्यादातर डिमांड जो होता है, किसी स्कूल में टीचर्स का डिमांड होता है, किसी स्कूल में तनख्वाह ज्यादा करने का डिमांड होता है, कहीं पे ज्यादा क्लासरूम का डिमांड होता है, इसी तरह से। और इसी डिमांड के बीच जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो ध्वस्त होने लगा था, और प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो काफी अच्छे निकल रहे थे। उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था। ज्यादातर लोग जिसके पास भी थोड़ा साधन है वो अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल लेना चाहता था। तो हम एग्जैक्टली। लोगों ने क्या किया, दिल्ली का मॉडल अगर देख ले, पूरा हाँ। एजुकेशन जो सिस्टम में अच्छे टीचर्स, अच्छे सैलरी, अच्छा हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा प्लेग्राउंड, अच्छा कोर्स, अच्छा सिलेबस, अच्छा ट्रेनिंग, सारे चीज का, और बजट का 25% का जो अर्थ एलोकेशन, ये सारे मिलाते हुए। और आप देखेंगे कि हमारा जो मिनिस्टर्स है या विधायक है हर दिन एक स्कूल को जाके देखते हैं कि भाई अच्छा काम हुआ कि नहीं, या तो उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली का एजुकेशन जो है प्राइवेट एजुकेशन से बेटर हो गया है। यहाँ से बच्चे अब आईआईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा अच्छा रिजल्ट। तो ये जो व्यवस्था को कंप्लीटली टर्न अराउंड करने का सवाल है वो हम किए। उसी तरह से हेल्थ का काम किए, पानी बिजली का काम। देखिए, हम लोग सोचते हैं एक फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन्स का कि वो एडिक्वेट एंड अच्छा एजुकेशन पाए, हेल्थ पाए, बिजली पाए, पानी पाए और रोजगार पाए। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर में लाइट नहीं जलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पानी पीने को नहीं पाऊंगा। तो हमारा जो नजरिया है वो स्ट्रक्चरल चेंज का है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादातर ये रहता है कि किसी भी तरह किसी लोग जनता को कुछ पकड़ा दो और वोट ले लो। जैसे अभी यूपी में आप लोग देखे होंगे रेशन केंद्र सरकार एंड यूपी सरकार दे रहे हैं, उसमें मोदी जी का एंड जोगी जी का छवि चमका रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये रेशन देने से क्या गरीबी जाएगा? आम आदमी पार्टी सोच रहा है किस तरह से गरीबी जाए। इसलिए पंजाब में हम लोगों ने अनाउंस किए हर महिला को 1,000 रुपया, 18 साल से ज्यादा जिसका उम्र है। हमने उत्तराखंड में किए
हर युवाओं को नकरी। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है अर्चित? या सर आई एम लिसनिंग सर, या ओके। तो हम लोग जो अनाउंसमेंट करते हैं, काफी सोचने के बाद, काफी रिसर्च के बाद, किस तरह से ये अमाउंट जो जाएगा वो डेफिनेटली एक फंडामेंटल चेंज लाएगा। आप सोच के देखो, अगर पंजाब का या देश का हर औरत के खाता में डायरेक्टली 1,000-2,000 रुपया जाता है परिवार में, तो वुमेन एम्पावरमेंट होता है, वो डिमांड मार्केट में जनरेट करता है, और जो सोशल इक्वेशन है मेल फीमेल का, वो भी काफी असर पड़ता है। तो बेसिकली वी आर इन्वेस्टिंग मनी where there is a need for transformation. And secondly, बहुत ही मतलब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद हम करते हैं कि जिस तरह से इस समाज में पिछड़ा है, दलित है, जिस तरह से मतलब इनकम का, बेरोजगारी का आलम है, उस संदर्भ में मैं सोचता हूँ आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही बड़ा परिवर्तन की आगाज देता है। और आगे चल के अगर ये धारा जारी रहा तो भारतवर्ष में जो सपना है कि इस देश पिछड़ा नहीं, एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री बनेगा और सही माने में विश्व गुरु बनेगा, वो हासिल हो सकता है। सर जैसा आपने बताया कि मतलब एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में एक आप लोगों ने अच्छे से इम्प्रूव करा, तो सर एक एक चीज आती है कि आज एक पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। हर मतलब माँ बाप अपने बच्चे को ये बोलेगा तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, यू कैन गो फॉर आईएएस, मिलिट्री एज वेल एज एनीथिंग। बट पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो सबसे पहले एक ही प्रश्न आता है, राजनीति एक गंदा गेम है और बहुत गंदी चीज होती है आज के ये देश की जो नहीं, राजनीति बन गई है। अर्चित, मतलब आरोप प्रत्यारोप और संसद में जो बहस होती है, आपने भी देखा कैसे लोग वहां पे क्या क्या नहीं बोलते और क्या क्या होता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। अर्चित, तो सर या अर्चित, यूथ कैसे जो फिर इंटीग्रेट? पेरेंट्स बोलते हैं पॉलिटिक्स गंदा है, उन पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि इस देश में पॉलिटिक्स का फाउंडेशन कैसा रहा है। यहाँ गांधी ने पॉलिटिक्स किया, यहाँ नेहरू ने पॉलिटिक्स किया, नेताजी सुभाष बोस ने पॉलिटिक्स किया, बाबा साहेब आम्बेडकर ने पॉलिटिक्स किया, मौलाना आजाद ने पॉलिटिक्स किया। ये सारे क्या गंदे लोग थे? चीज होता है कि ये सारे लोग आज आइकन्स है। कोई भी पेरेंट्स को अगर पूछो कि भाई आपका बेटा अगर गांधी जी बनना चाहता है, अगर नेहरू बनना चाहता है, अगर भगत सिंह बनना चाहता है, क्या खराबी है? वो बोलेगा नहीं, ये सही है। तो चीज है, हर जमाने में ऐसे समय आता है जहां से नया सोच आता है। जब एक समय था जहां मिडिल क्लास बेसिकली अपना सिक्योरिटी पर सोचता था, क्योंकि आजादी के बाद एक बड़ा काम हो गया कि चलो अब आजादी हो मिल गया, अब अपने काम में लग जाता है। तो उसी टाइम ये नजारा शुरू हुआ कि मिडिल क्लास बोला चलो आजादी मिल गया, अब अपना रोजगार में सब लग जाओ। लेकिन उसी संदर्भ में क्या हुआ, ये जैसे देखो एक छोटा कंपनी को चलाने के लिए कितना मेरिट्स का जरूरत होता है, और पूरा गांव को चलाने के लिए, एक पंचायत को चलाने के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए किस तरह का मेरिट्स का जरूरत है। तो मेरा तो ये मानना है जितना टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, जितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है, जितने अच्छे लोग हैं, सारे पॉलिटिक्स में आना चाहिए और इस देश को, देश का जिम्मेदारी लेना चाहिए। वरना किस तरह के लोगों के हाथ में जिम्मेदारी जाएगा आप जानते हो, आप देख रहे हो। किसी का बेटा आता है किसान को सड़क पर मार देता है, कोई एमएलए आता है किसी बच्ची का रेप कर देता है। इस तरह का लोग तो इस देश को मतलब कहीं लेके नहीं जाएंगे। तो मेरा तो गुजारिश है यंग मैन से, मतलब इस देश का युवाओं से, कि आओ भरपूर राजनीति करो और देश को आगे लो। Okay, sir. Sir, my next question is like that कि
जो एक आज रोजगार की बात करते हैं हम, तो भारत में जो रोजगार की आजादी के बाद से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो एक अरविंद केजरीवाल जी की सोच या विजन, या फिर आम आदमी पार्टी का जो विजन है कि फुल फ्लैश पावर में जब वो लोग आते हैं, या फिर मतलब मान लीजिए कि जिस भी अभी एग्जिस्टिंग जिस भी पोजीशन पे अभी आम आदमी पार्टी, जैसा आप उड़ीसा में आप बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे रोजगार के लिए, आपका क्या प्लान है, क्या विजन है और क्या स्ट्रेटजीज हैं कि मतलब हर आदमी को रोजगार मिले, या तो वो एम्प्लॉयर बन जाए, या फिर मतलब वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, मतलब वो रोजगार जनरेट कर सके। जैसे आज से 200 साल पहले भारत कितना समृद्ध था, तो सर उसी तरीके से कि मतलब तब के टाइम पे लोगों को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता था। एवरीवन इज सेल्फ, मतलब खुद ही सब कुछ सक्रिय रहते थे। तो सर प्लीज उसके बारे में। ये अर्चित, दो चीज हम लोगों को मान लेना चाहिए। पहला, इस देश में एक बड़ा झूठ हम लोगों को सिखाया गया कि इस देश का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इसीलिए सबको रोजगार नहीं मिल सकता। ये तो सरासर बेईमानी है। आम आदमी पार्टी बिलीव करता है ये देश जितना बड़ा है, इसका पॉपुलेशन जितना बड़ा है, उसी तरह से यहाँ पे रोजगार जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत बड़ा है। अगर अच्छे नियत से कोई सरकार काम करे तो हर युवाओं को, हर वर्ग के आदमी को हम रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी के पास दो चीज है। पहला, कि अपना जो एजुकेशन है उसको रिमॉडलिंग किया जाए, जिसमें जो बच्चा पढ़े वो सिर्फ क्लर्क बनने का जो मानसिकता होता है कि मैं पढ़ूंगा और नौकरी करूंगा, वो नहीं रह जाए। एटलीस्ट जितने बच्चे पढ़े उनमें से आधा ये भी सोचे कि हम रिसर्च में जाएंगे, हम इंडस्ट्री बनाएंगे, हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे इसी तरह से। तो मान लो एक क्लासरूम से अगर 100 बच्चे निकलते हैं और उसमें से 40-50 बच्चे ये ठान लेते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे और 50 बच्चे रह जाते हैं नौकरी के लिए, तो वही तो समस्या का समाधान निकल गया। भाई हर बच्चे अपना कॉलीग को नौकरी दे सकता है। इसी तरह से मतलब मैंने एक संदर्भ रखा, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम से देश से 50% बच्चे निकले एंटरप्रेन्योरशिप के ओर, और 50% जो जॉब सीकर्स है उनको तो एडिक्वेटली जॉब मिल सकता है। ये एजुकेशन पर। दूसरा है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर। देखो एक चीज, हमारा पार्टी पिछले 2 साल से नौकरी या जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा है, काम चल रहा है। और उससे एक चीज सामने आ रहा है कि हम लोगों सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, यू आर म्यूटेड सर, प्लीज। है। सुन दे रहा है अचित? या सर, हेलो। हाँ, या सर। हम लोगों का इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें अभी तक कोई योजना नहीं लिया गया है जिसमें जॉब हो सकता है। मैं उड़ीसा के बारे में बता सकता हूं। हमारा यहाँ जैसे एग्रीकल्चर एक प्रीडोमिनेंट जो वर्क है, तो एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए था। एग्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा यहाँ कतई नहीं है। वी आर जीरो एट एग्रो मैन्युफैक्चरिंग, वी आर जीरो, you know, in many sectors. We have a tremendous tourism potential, but Odisha is not that much, tourist friendly. So many areas are there where we can work, we can plan and generate enough of jobs. उसी कारण हम लोगों ने उत्तराखंड में हमारा प्रोमिस रखा है कि सत्ता में आने का 6 महीने के अंदर सबको जॉब देंगे। जिसको जॉब नहीं देंगे उसको हर महीने 5,000 रुपया स्टाइपेंड देंगे जब तक जॉब नहीं देते। तो ये तो कोई हवाई बात नहीं है ना, इस पर काफी रिसर्च हुआ है, काफी काम हुआ है। और आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आता है, सच में देश से बेरोजगारी को हम हटा के रहेंगे। यह हमारा एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज का
पार्ट है। तो सर आप लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च के हिसाब से फिर आप लोग एक प्लान लाओगे, एक फॉर्मली, कि जो जिससे ये देश की बेरोजगारी को पूरी तरीके से हटाया जा सके। राइट, ओके सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसा कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या पद है या स्पोक्स पर्सन का आपके ऊपर जो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता का, तो सर क्योंकि एक मीटिंग में होती है बहुत सारी बातें, ठीक है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत कुछ मतलब आपका पार्टी हेड और सब लोग बोलते हैं, सबकी बातें होती हैं, तो उन सब बातों को आप लोग मीडिया तक, आप प्रवक्ता लोग लाते हैं, तो सर उसमें क्या चीज आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, और एक इंडिविजुअल जैसे कोई जुड़ता है तो उसके लिए कैसे वो क्या करे एक प्रवक्ता बनने के लिए? चीज, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का जो काम होता है वो काफी हद तक पार्टी का पोजीशन की बात होता है। आपको अपना जो पर्सनल ओपिनियन है उससे हटकर काफी टाइम आपको पार्टी का ही पोजीशन रखना पड़ेगा। तो जब एक पार्टी काम करता है और निर्णय लेता है, काफी सोच विचार के बाद वो निर्णय होता है, उसका काफी कारण होता है। और जब इंडिविजुअल कुछ सोचता है, वो उसका बेसिकली आइडियोलॉजिकल एंड उसका जो बैकग्राउंड उस पर काफी डिपेंड करता है। तो एक प्रवक्ता होने के नाते आपको इन दोनों में जो सिंथेसिस लाना है, आपको किस तरह से अपना बात रखें, वो कन्विंसिंग हो, वो पार्टी का लाइन में हो और वो लॉजिकल हो, उसको आपको तैयार करना होता है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ थोड़ा प्रिपरेशन जो मतलब होता है कि जो बिल्डअप होता है वो अपना आपका जो अंडरस्टैंडिंग पर काफी डिपेंड करता है। तो सर मतलब इट्स ऑल अबाउट कि इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, और आपको अपना इंडिविजुअल थॉट्स को हटा के पार्टी का विजन, पार्टी की इमेज, पार्टी की पोजीशनिंग, और जो पार्टी में सबके मत पे बात हुई है, फॉर एग्जांपल कि ये नहीं कि मैंने कहा कि इस चीज को ऐसा होना चाहिए, उसकी जगह ये होना चाहिए सबने कहा इस चीज पे ऐसा होना चाहिए, इफ आई एम राइट सर। तो एक कंसेंसस पॉइंट आपको आगे रखना है। सॉरी सर, पार्डन? जो कंसेंसस की बात है उसी को आगे बढ़ाना है। ओके ओके ओके, तो ये चीज थी ऐसी। और सर अब एक चीज बताएं कि जो ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वो लोग आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप लोग सर्वेस करते हैं या फिर आजकल जो मशीन लर्निंग का यूज करती है बिग कंपनीज, एज वेल एज आजकल जो प्राइसिंग मॉडल तक है कंपनीज के, वो मशीन लर्निंग तय करता है, और एवरीथिंग इज गोन ऑन टेक्नोलॉजी हैंड पे बहुत ज्यादा जा रहा है। तो आप लोग क्या चीजें ज्यादा कर रहे हैं? या तो आप लोग सर्वे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजीज पे जो डेटा ऑलरेडी data.gov.in पे जो डेटा है उसका यूज कर रहे हैं, या फिर कैसे कर रहे हैं? प्लीज नहीं, एक्सप्लेन एक द तो प्रोसेस। टेक्नोलॉजी का यूज कुछ हो रहा है, लेकिन उड़ीसा जैसे राज्य होता है ना, बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ पे 23% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और जो अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं गया है, अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट के कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको काफी मेहनत करना होता है। डाटा तो ऑब्वियसली आपको नेट से मिलता है कुछ, लेकिन ग्राउंड का जो लिंक है, ग्राउंड का जो समस्या है, उसके लिए आपको ग्राउंड को जाना होता है, लोगों से संवाद करना होता है। तो हमारा जो कार्यकर्ता है काफी जो परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में, एक तो उड़ीसा इतना बड़ा राज्य है और कम्युनिकेशन का काफी प्रॉब्लम भी रहता है, ट्रांसपोर्ट का भी काफी प्रॉब्लम रहता है, कॉस्टली भी होता है चीजें काफी टाइम उसका अंदर। लेकिन एक ही मतलब मैसेज जो है कि लोगों से बात करो, लोगों से अपना जो पार्टी का पोजीशन साफ करो और सबको साथ लेके संगठन करो, ये मुद्दे पर हम लोग चलते हैं। तो सर जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए कि शिवसेना जो है, दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द पीपल, मतलब वो आज भी वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और मतलब एक अच्छी खासी उनकी वहाँ पे एक इमेज भी है, और दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल,
मिलियंस ऑफ पीपल। तो सर आम आदमी पार्टी कैसे किस प्रॉब्लम पे फोकस कर रही है और किस चीज को सॉल्व करने का सोच रही है जो सबसे प्रायोरिटी पे, क्योंकि हर इंडिविजुअल है या फिर कोई भी तैयारी करता है या कोई भी गोल सेटर होता है तो वो एक प्रायोरिटी पे टास्क रखता है। तो सर आपकी पार्टी का क्या अर्चित टास्क है दो अभी चीज है। फर्स्ट? अर्चित दो चीज है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको भी आप इस तरह से देख सकते हो कि कहीं पे आग लगा है और हम लोग जाके उस आग को बुझाने के काम कर दिए। तो जहां पे प्रॉब्लम आया आप गए और उसका समाधान किए, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो है कैसे आग ना लगे, किस तरह का मकान बने जिसमें आग लगने से भी कोई घातक नहीं होगा। तो ज्यादातर आम आदमी पार्टी का जो सोच है वो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज्यादा मतलब उस तरह से नहीं जितना कि स्ट्रक्चरल चेंजेस का है। मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। मान लो मेरा इलाका में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। मैं गया और 5-10 बच्चे को ढूंढकर उनको थोड़ा किताब दे दिया और उनका पढ़ने में मदद कर दिया। वो हो गया 10 बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन आम आदमी पार्टी अब सोचता है कि जितने सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वो कैसे पढ़े। तो हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चरल सोचते हैं। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो बात है, जैसे आपका पेंशन नहीं मिल रहा है और आम आदमी पार्टी का कोई वॉलंटियर गया ऑफिसर से बात करके आपका पेंशन दिला दिया, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ज्यादातर बोलता है कैसे हर कोई व्यक्ति जो पेंशन के लिए आता है उसको पेंशन मिल जाए। उसके लिए आप ऑनलाइन करो या ये करो, स्ट्रक्चरल चेंजेस करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ, उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके सर, तो मतलब दे आर फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल्स, नॉट ऑन द इमीडिएटली, जो बोल सकते हैं कि इमीडिएट नीड के नहीं, वो फंडामेंटल पे इमीडिएट वर्क ऑन करता है आम इमीडिएट तो आदमी। करते हैं। आग लगा या है तो बुझाना पड़ता है इमीडिएट, लेकिन वो या फोकस नहीं है। फोकस तो है या लंबा। या कि जैसे आचार्य चाणक्य का था कि मतलब एक तरीके से कि आपको वो मतलब उनके पैर में कांटा चुभा पूरा तो जड़ उन्होंने से उस चीज उखाड़ना को, है, पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। या तो जड़ ये से बहुत अच्छी उखाड़ना बात है। है सर। अब सर एक बात आती है कि मतलब कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है एक यूथ, तो उसके माइंडसेट में आता है कि मैं व्हाट आई डू फर्स्ट। ओके, कि मैं लोगों के पास जुड़ूं या फिर आजकल जो एक टेक्नोलॉजी का बूम है उसके थ्रू मैं पार्टीज को सपोर्ट करूं। तो आपके हिसाब से दोनों क्या ही हो बेस्ट सकता है। अप्रोच है? दोनों या सर आवाज आपका म्यूट हो गया। हो सकता है। जैसे अरविंद बोलते हैं या कि देखो, अगर तुम आम आदमी पार्टी का सिपाही हो, कार्यकर्ता हो, तो ये सोच लो तुम्हारे एरिया में जितने लोग हैं उनसे आपको बात करना है और पार्टी में या अपने काम में शामिल करना है। तो उसके लिए जितना दूर हो सके टेक्नोलॉजी का यूज करो, जितना दूर हो सके लोगों के पास भी जाओ। दोनों ही काम या जरूरी है। या सर। लेकिन बहुत सारे साथी होते हैं जो समय हम्म फील्ड में नहीं दे पाते हैं, हम्म चाहे हम्म कोई बाहर हो। जैसे मेरा बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता जो उड़ीसा में नहीं है, बाहर में भी है। तो लोग हम्म, टेक्नोलॉजी का साथ अपना जो समय देते हैं, अपना जो मदद करते हैं पार्टी को ग्रो या करने में। और जो लोग फील्ड में हैं वो बहुत यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी एंड फील्ड दोनों ही करना पड़ता है। ओके सर। तो मतलब एक यूथ के लिए आज दोनों रास्ते खुले हुए हैं और वो आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं सर। सर एक क्वेश्चन आता है कि जो एक आम आदमी पार्टी का फाउंडेशन बना था, तो उस फाउंडेशन जब बना था उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी की क्या सोच रही थी और क्या विजन रहा था? वो एक मतलब क्या चीज आई कि स्पार्क ऐसा क्या उठा कि उन्होंने कहा नहीं अब पार्टी बनानी चाहिए और देन वी विल ब्रिंग अ चेंज इन अवर नेशन? मैंने पिछले 18 साल से अरविंद जी के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब उनको जानता हूँ। हम्म तो हम्म
जब मुझे पता है जब परिवर्तन में हम लोग थे और काम चलता था, तब मैंने एक बार पूछा था अरविंद जी को कि देखो ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकते। तो अरविंद जी ने बोले थे देखो एक काम, अभी हम सोशल वर्क कर रहे हैं तो हर पार्टी के पास जा रहे हैं, हर पार्टी को अप्रोच करते हैं और हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है, तो इसीलिए पॉलिटिक्स का जाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उनको भी रियलाइज हुआ कि ये काम कब तक होगा, जब तक इसका पेंशन नहीं मिल रहा है पेंशन करवा दो, उसका ये भत्ता नहीं मिल रहा है वो करवा दो। लेकिन जब आप पूरा स्ट्रक्चरल सोचेंगे वही पॉलिटिशियन आपका अगेंस्ट में हो जाएंगे। हमने जब जन लोकपाल कानून का बात किया, कोई भी राजनीतिक दल उसको टेकअप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल चेंज है, उससे उनका करप्शन भी बंद हो जाएगा। तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, किसी को आप किसी को मदद करने बोलोगे वो कर देगा क्योंकि उसका गुजारा दूसरा से चलता है। लेकिन अगर उसका गुजारा ही बंद हो जाएगा तो आपको लात मार लेगा। तो हमने जन लोकपाल मूवमेंट में देखा कि ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है उनके माध्यम से स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉसिबल नहीं है, कानून में चेंज पॉसिबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज पॉसिबल नहीं है, और जिस तरह से पॉलिटिक्स चलता है उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। तो उसी से हमने सोचा कि हमको राजनीति में जाना चाहिए। ओके। तो उस टाइम पे उन्हें पहले उनका ये था कि उनके मतलब जो काम था पहले वो तो हो अपोज रहा था थे कि या पॉलिटिक्स फिर में देन जाना कोई जरूरी नहीं। लेकिन लेटर जब ऑन या उनको रियलाइज हुआ हाँ इट शुड बी नीडेड ये जो सत्ता के लोग हैं ये सत्ता या के माध्यम से परिवर्तन नहीं चाहेंगे, या तो उन्होंने सोचा कि राजनीति करना चाहिए। ओके। और सर अभी आप लोग उड़ीसा में आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि कुछ मतलब अभी जो ग्राउंड लेवल पे आपका, शायद मैंने कभी न्यूज में भी देखा था, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो और कैसे, मतलब कुछ अभी अभी कोई आप लोग आंदोलन उठा रहे हो अप्रैल में नहीं, हम या लोग का एक बड़ी कैंपेन चल रहा है कि 200 यूनिट का फ्री बिजली यहाँ पे भी हो जाए, क्योंकि दिल्ली में तो बिजली का प्रोडक्शन नहीं, उड़ीसा एक सरप्लस स्टेट है बिजली के मामले में, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बहुत प्रोडक्शन होता है, हम बाहर राज्यों को बेचते हैं। और या सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है यहाँ पे बिजली का दर बहुत ही ऊंचा है और हम लोग बिजली से काफी परेशान हैं और बिजली भी काफी मतलब 24 आवर्स नहीं आता है। तो उसका ओके कारण ढूंढते हुए हम लोगों ने बोला कि अगर दिल्ली बिजली खरीद के फ्री दे सकता है तो हम हाँ लोग बिजली प्रोड्यूस करके क्यों नहीं दे सकते। तो मैंने 10 दिन का अनशन रखा था अभी अप्रैल में, और या जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे एक्सेप्ट द रूलिंग पार्टी एंड द बीजेपी, बीजेडी एंड बीजेपी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए और हमारा जो डिमांड था उसको जायज माना। और अरविंद जी ने भी रिक्वेस्ट किए कोरोना के टाइम में ज्यादा अनशन ठीक नहीं है, थोड़ा इसको ब्रेक करो, तो 10 दिन का बाद हमने ब्रेक किए। लेकिन अभी उसी पर कैंपेन चल रहा है और या फरवरी में जो लोकल बॉडीज का चुनाव है उसमें इसको एक बड़ी मुद्दा हम रख रहे हैं। ओके ओके सर। सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक यूथ को जब राजनीति में आता है तो सबसे ज्यादा जो एक बोला जाता है, एक मूवी आई थी गंगाजल 2, उसमें मतलब मुझे नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग मारा था उसने कि पॉलिटिक्स में विधायक ने, उधर के विधायक ने कहा था पॉलिटिक्स में जेंटलमैन लोग काम नहीं कर सकते। ओके। तो ये मैंने भी सुना, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कि मतलब उन्होंने बताया कि होता क्या है, कुछ भी आप करते हो तो इतना विरोध करते हैं लोग, इतना मतलब बोला जाए कि फालतू की, जिसका कोई उससे रिलेशन नहीं है, उन्हें कुछ समझ में आता नहीं है। और मतलब ये भी होता है कि उनकी एक उम्र बढ़ रही है बट सोचने समझने की ताकत नहीं बढ़ती, कुछ लोग समझ नहीं पाते। अब मैं अगर मान लो कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस रखता हूँ बहुत बड़ी, तो उसने एग्जाम्पल दिया था मुझे कि मैं एक रखता हूँ, तो उस चीज में कोई नहीं आएगा, ठीक है, और उस चीज का इतना विरोध होगा ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट
अगर मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ कि जिसमें मतलब हर कोई आना चाहता है, मतलब जिसमें फन हो या फिर कुछ बहुत रिपीटिव टास्क हो, तो उसमें वो लोग समर्थन भी देंगे और सब करेंगे। तो सर ऐसे टाइम पे एक जेंटलमैन वाली जो पोजीशन है, जेंटलमैन कैसे पॉलिटिक्स में काम करे, ये बहुत जरूरी है सर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो आदमी नहीं जोड़ पाता उसका एक ये बहुत बड़ा मतलब प्रश्न है, और बहुत बड़ा एक वो है कि ये ही कारण होता है। तो सर प्लीज। नहीं अर्चित, एक तो चीज है कि जो पब्लिक होता है और इंडिया जैसा देश में जो पब्लिक होता है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे पब्लिक में एक बड़ा हिस्सा अनपढ़ हो या एजुकेशन का कमी हो, लेकिन जो पब्लिक का एक्सपीरियंस होता है वो काफी रिच होता है। और पब्लिक का सपोर्ट पाने के लिए आपको कम्युनिकेशन पर काम करना होगा। देखो, जैसे किस तरह का कम्युनिकेशन हम यूज करें। जो साथी बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मैं करना चाहता हूं और पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा, वो गलत है। कि आप किस तरह के लोगों को लेकर वो काम करना चाहते हो, और जो पब्लिक। हाँ जी सर यहाँ अर्चित, पे मैं ये मेरा पूछना ये चाहता हूँ कि समझ है, मतलब मेरा ये उसका समझ कहने है। का मतलब ये था कि उसके पार्टी के लोग ही समर्थन नहीं देते, पब्लिक तो हाँ बात नहीं की नहीं, मैं चीज है कि वो आता हूँ। पब्लिक की भलाई। या नहीं अर्चित, उसी में भी मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। मैंने देखा है अरविंद जी एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होते हैं। जब देश में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब सारा देश में भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर मस्जिद का राजनीति चला रहा है, हिंदू मुस्लिम का राजनीति चला रहा है, और सारे देश में एक तरह से जातिवाद हो या धार्मिक हो, इस तरह का राजनीति है, उसका बीच अरविंद केजरीवाल खड़ा होते हैं और बोलते हैं मैं बिजली पानी का राजनीति करूंगा, स्कूल का राजनीति करूंगा, हेल्थ का राजनीति करूंगा। और आज के दिन में मैं मानता हूं कि सारा देश में ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि आगे का जो राजनीति है वो स्कूल, मेडिकल, बिजली पानी का राजनीति है। हमारे राज्य में हमारा राज्य सरकार जो आज तक सोया रहता, अभी उसने 1100 स्कूल को मॉडिफाई कर रहा है, 6000 टीचर का अपॉइंटमेंट कर रहा है। और ये सारे मैं सोच रहा हूं, अभी एक एडवर्टाइजमेंट निकला है कि 1000 बच्चों को कोचिंग सेंटर में फ्री कोचिंग देगा। ये सारे अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है। तो हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो काफी मैटर करता है। पब्लिक का जो अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेटली उसका सामने नया सोच नहीं आया है, वो सारे पॉलिटिशियंस को करप्ट सोचता है। तो अगर जेंटलमैन सामने आता है, जेंटलमैन पॉलिटिक्स करता है और पब्लिक को अच्छे से कम्युनिकेट करता है, तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स विल बी ए जेंटलमैन्स एरिया। एंड अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा जैसे बंदे को आप देखते हो, और मेरे जैसा आदमी जो पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, मैं तो पढ़ रहा था और इसमें आ गया। और मुझे, मेरा कन्विक्शन ये है, मैंने देख रहा हूँ सारा देश में भी, कि अगर आप अच्छा राजनीति लेके आते हो तो पॉलिटिक्स विल बी ए जेंटलमैन्स गेम। ओके सर। तो सर मतलब मेरा वही क्वेश्चन था, क्योंकि एक पाथ जो होता है, मतलब एक प्रैक्टिकल आप पाथ सजेस्ट करेंगे यूथ के लिए। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक दोस्त है, वो अराउंड 23-24 का, ही इज वेल एजुकेटेड फ्रॉम इंजीनियरिंग एज वेल एज इन डॉक्टर, एंड ही वांट टू ब्रिंग अ सम चेंज इन द सोसाइटी। वो सोसाइटी में एक चेंज लाना चाह रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, और वो सही भी है अपनी जगह पे। बट सर वो जो इनिशियल जो अपोज होता है, उसका विरोध होता है, वो झेल नहीं पाता और वो ब्रेक डाउन कर जाता है। तो सर उसके लिए आप कोई स्टेप या आपको एक कोई प्रैक्टिकल जो मूल मंत्र आप लोगों ने फॉलो करा हो, अरविंद केजरीवाल जी ने फॉलो करा हो, तो सर प्लीज टेल मी। नहीं अर्चित, एक्चुअली कोई भी चीज में विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अब
और आप एक नया चीज शुरू करना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ फ्रिक्शन होता है, विरोध होता है, ये बड़ा बात नहीं है। तो उसमें लेकिन एक चीज होता है कि एक प्रॉब्लम जो आता है, एक जो टकराव आता है, उसका समाधान के लिए लाखों उपाय है। हाँ। तो मैं अगर कुछ करना चाहता हूं, जैसे अगर देखा जाए, मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां काफी दबंगाई थी, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी थे उनके जो मेंबर्स थे काफी गुंडे जैसा थे, और वहां पे लोग खड़ा होने के लिए डरते थे। तो मैं कुछ युवाओं को जब प्रेरित किया कि बोला कि चलो वहां पे संगठन बनाओ, उन लोगों ने बोले सर हमको तो अटैक होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आपको दो चीज करना है। क्या? एक तो आपको घर घर जाना है और बोलना है कि भाई हमको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। लोग राजी हो गए, उनका सिग्नेचर कराओ, ये कराओ। और जो लोग अच्छे बिजली पानी चाहते हो वो लोग हमारा साथ आओ। आपको किसी का अगेंस्ट में नहीं रखना है कि भाई ये खराब आदमी है तो मेरे साथ आओ। हमें आदमी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना पॉलिसी को आगे लेना है। उसका इम्पैक्ट आया। मैंने देखा कि जो एरिया का मैं बात कर रहा हूँ वहां पे काफी होगा, जो पहले उनका मन में भय था कि हम इस पार्टी में निकलेंगे या इस विचार का साथ जाएंगे तो हम पर अटैक होगा, ये होगा, वो नहीं हुआ। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको लगा चलो ये अपना बात कर रहे हैं, हम पर तो कीचड़ नहीं कर रहा है। तो कहीं कहीं पे आपको अपना स्ट्रेटेजी लेना पड़ता है। तो किस तरह से आप लेंगे वो तो सोचना पड़ता है। या ओके सर, मतलब एक वे है कि आप डायरेक्ट ना गए, उस चीज से ना भिड़ के, आपको मतलब सीधी उंगली की जगह थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करके और मतलब पाथ बना के आप कर सकते हो। विरोध को कम करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आप राइट। अपने काम के बारे में या कन्विंस्ड हो, आपको पता या है कि आपका मंजिल कहाँ है, रास्ता कहाँ है, तो रास्ता हम्म। निकल जाते हैं। ओके सर, तो मतलब दिस इज द वे कि ये एक अच्छा वे है कि अपन मतलब आगे बढ़ो और अपना काम, मतलब एक जेंटलमैन आदमी इस प्रैक्टिकल वे को यूज करके जा सकता है कि उसके पास ये एक्सक्यूज ना रहे नहीं यार वहां विरोध ही होता है, वहां अपनी चलने नहीं देते हैं, वहां राजनीति मची है, इन सब चीजों के एक बहुत अच्छा प्रश्न चलिए। ओके सर। सर एनीथिंग एल्स आप आज एक्सप्लेन करना चाहो, या मैंने छोड़ दी हो बात या मिस कर दी हो तो सर प्लीज, यू आर इनवाइटेड सर नहीं, फॉर मेरा ये योर सजेशन है। या देश के युवाओं को संदेश है। एक या तो जब आप इस तरह के मैदान में उतरते हो, सामाजिक राजनीतिक मैदान में, तो या रहता है, परिवार की बात रहता है, कैरियर की बात रहता है, बहुत सारे कुछ रहता है। या लेकिन या एक अच्छा प्लानिंग या एंड सोच या और उसका साथ आपका जुनून या आपको आगे ले जाता है, और ये सारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। या मैंने एक चीज जो देखा है अरविंद जी के साथ रहते हुए, जो सीखा है, उससे एक बड़ी चीज है कि वो हर चीज का बहुत ही अच्छा प्लानिंग करते हैं, बहुत सोच के साथ कदम अपना लेते हैं। तो कभी भी उनको ऐसा आप नहीं पाएंगे कि बहुत ही, जब वो अनाउंस करते हैं आपको इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, लेकिन उसका पीछे इतना रिसर्च होता है कि वो उसको प्रैक्टिकल बना के ही छोड़ते हैं। जब उन्होंने बोले कि दिल्ली में हम 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मैं वहां पे स्टूडेंट था तो मैं देख चुका था किस तरह से इलेक्ट्रिक कट होता है। तो हमने सोचा कैसे ये दे देंगे, लेकिन वो उसको करके छोड़े। आज दिल्ली में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो ओके। आपको अपना ग्राउंड वर्क, अपना रिसर्च या एंड उसका मेथड्स, अगर इस पर अच्छे से आप काम कर रहे हो तो हर युवाओं का अंदर वो संभावना मुझे दिखता है कि वो आगे चल के देश के लिए बहुत ही बड़ा काम कर या सकते हैं। मेरा ये उम्मीद है इस देश का युवा जागेगा और इस देश को बनाने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें शामिल होगा। ओके सर, तो मतलब ये आपका एक संदेश रहा, तो थैंक यू सो मच सर। मैं आपका मतलब बहुत बड़ा आभारी रहा कि आप आए थैंक यू मेरे हर्षित, शो पे, ब्लैक एंड नाइस व्हाइट टॉकिंग यू, पॉडकास्ट पे। वेरी गुड। या सर,
तो आज का सभी मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 255% इंक्रीमेंट आया हमारे व्यूअरशिप में और लिसनरशिप में, तो थैंक यू सो मच। और अभी जो सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट पॉडकास्ट सुना जा रहा है वो भारत में और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुना जा रहा है। तो ये आज का जो एपिसोड था वो स्पॉन्सरबुल ने स्पॉन्सर करा था। तो इफ यू नीड स्पॉन्सरशिप यू कैन गो टू sponsorbull.co। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड एज वेल एज सर आपका बहुत बहुत एक और बार धन्यवाद करूंगा मैं। एंड आज की इस सभा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। या थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।